नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में यानी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले, तो पहले आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जो कि हमारे ही गेस नोट्स से मैं बता रहा हूं। तो इसलिए आप ये समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। क्योंकि गेस नोट्स बनाया ही जाता है बच्चों को हेल्प करने के लिए, और मैं उसमें से पढ़ा रहा हूँ। तो आप और भी समझ सकते हैं कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री की चीज़ों को वैल्यू कीजिए और इस 10 प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस 10 प्रश्न में से हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 प्रश्न या 1-2 भी लड़ जाएगा, तो बहुत है आपके लिए, इनफ है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, और सब्जेक्टिव का भी सीरीज लगातार इस चैनल पे अपलोड हो रहा है सारे सब्जेक्ट का, तो आप लोग देखा कीजिए, चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके। पहला 9वां प्रश्न देखिए, आप सभी से क्या पूछ रहा है। पहला 9वां प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, आंसर में आपसे भी लिख सकते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत एक धार्मिक राष्ट्रवाद सिद्धांत है। क्या है द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो है ये एक धार्मिक राष्ट्रवाद सिद्धांत है, जिसका ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से मतलब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र, मतलब इस सिद्धांत का, किस सिद्धांत के अनुसार से, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार से भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र है। प्रत्येक को अपने रीति रिवाज, धर्म और परंपराएं हैं, मतलब प्रत्येक धर्म का अपना अपना रीति रिवाज होता है, धर्म होता है, तथा उनका अलग अलग परंपराएं होता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही पाकिस्तान बना था। इस सिद्धांत के जनक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, मतलब इस सिद्धांत के जो जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखोगे। द्वीप राष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, आपको फुल्ली 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा 9 प्रश्न के दूसरा 9 प्रश्न क्या है, नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था। नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि नियति से साक्षात्कार भाषण कब दिया गया था, तो आप लोग बता सकते हो कि 14 अगस्त 1947 को दिया गया था। लेकिन आइए हम इसका सब्जेक्टिव का आंसर जानते हैं कि कैसे हम सब्जेक्टिव में इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, आंसर देंगे। लिखेंगे नियति से साक्षात्कार भाषण नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में वायसराय लॉज यानी राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। वायसराय लॉज यानी राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। इसे ट्रिस्टी विद डेस्टेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मतलब किसे, तो नीति से साक्षात्कार को हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक भाषण माना जाता है। मतलब इस भाषण को 20वीं सदी के महान भाषणों में से एक भाषण, इस भाषण को भी माना जाता है। और यह भाषण किसने दिया था, तो नेहरू ने दिया था। कब दिया था, तो वर्ष 1947 ईस्वी में दिया गया था, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, मतलब भारत आज़ाद होने से एक दिन पहले, मतलब भारत को स्वतंत्रता मिलने से एक दिन पहले। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए तीसरा 9 प्रश्न करें, विधेयक क्या है। विधेयक क्या है, ये प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आता है। ये प्रश्न आपसे भी लिख सकते हैं कि देश के संविधान में नए कानून का निर्माण करने के लिए या पुराने कानूनों में संशोधन करने के लिए संसद में पेश किया गया प्रस्ताव ही विधेयक है। मतलब आप मान लीजिए कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, और इस कानून में कोई संशोधन करना है, मतलब बदलाव करना है, तो विधेयक लगाया जाता है, मतलब संसद में विधेयक पास करवाया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है। अगर उस प्रस्ताव को मतलब जो अधिक वोट मिलेगा तो वो विधेयक पास हो जाता है, और पास होने के बाद कानून चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है, या कोई नया कानून भी लाना रहता है तो इसी प्रकार से आता है, ठीक है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मेन रूप से तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार से मतलब इसका क्या प्रक्रिया हो सकता है विधेयक पास करने का, इसलिए इसको 4 भागों में बांट दिया गया। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, और तीसरा है कि अध्यादेशों की प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चौथा
नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शाह जांच आयोग क्या थी। शाह जांच आयोग क्या थी, उत्तर में लिखेंगे शाह आयोग भारत सरकार द्वारा 28 मई 1977 को नियुक्त एवं जांच आयोग था। मतलब शाह जांच आयोग क्या था, तो शाह आयोग भारत सरकार के द्वारा 28 मई 1977 को नियुक्त हुआ था, जो एक जांच आयोग था। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय में की गई ज्यादतियों के जांच के लिए बनाया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। मतलब पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे जेसी शाह, यह इसके अध्यक्ष थे। किसके, तो शाह आयोग जांच के। अगर आप सभी के एग्जाम में मतलब ये प्रश्न तो कम आने के चांस है, सब्जेक्टिव में यह प्रश्न कम चांस रखिए कि पूछेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शाह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जेसी शाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है नगर निगम के क्या कार्य है। टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 5 मार्क्स फिक्स समझिए अगर आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो। नगर निगम के कार्य निम्नलिखित है, उत्तर में आप सब लिख सकते हैं कि नगर निगम के कार्य निम्नलिखित है। अनिवार्य कार्य उनका क्या है, मतलब नगर निगम के कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनिवार्य कार्य में जैसे शुद्ध जल का प्रबंधन तथा जल कलों का निर्माण एवं अनुरक्षण करना, ये नगर निगम का मेन कार्य होता है, मतलब अनिवार्य कार्य होता है, इस कार्य को करना रहता है। बिजली पर प्रबंधन करना, जन्म तथा मरण का लेखा जोखा रखना, और चौथा काम होता है नालियों, जल विकास व्यवस्था तथा सार्वजनिक शौचालय एवं पेशाब घर आदि का निर्माण और रख रखाव रखना। ये क्या होता है, तो नगर निगम का अनिवार्य कार्य होता है, इस कार्य को उनको करना ही होगा। ये कार्य नहीं करता है तो पता है नगर निगम में भी चुनाव होता है, 5 साल के बाद उसे हटा ही दिया जाएगा। ऐच्छिक कार्य में, तो एक्स्ट्रा में क्या, तो गरीब तथा अपाहिजों की सहायता करना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराना, इमारतों तथा भूमि का संरक्षण कराना, विवाहों का पंजीकरण करना, और उसके बाद लिख सकते हैं कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण तथा उनकी देखभाल करना। ये उसका ऐच्छिक एक्स्ट्रा कार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न के 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखे। जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखे। आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में लिखना है जिला परिषद का चुनाव भी पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव के साथ ही संपन्न होता है। जिला परिषद का चुनाव क्या होता है, तो पंचायत तथा पंचायत समिति के चुनाव के साथ ही संपन्न होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जिला में से चुने गए लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य भी जिला परिषद के पदेन सदस्य होते। इस प्रकार से आप जिला परिषद के बारे में लिख सकते हैं। तो 6 प्रश्न का आंसर हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये भी प्रश्न कह रहा है संगठनात्मक राज्य की 4 मुख्य विशेषता लिखे। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, PYQ उल्टा कर देखेंगे तो पता चलेगा। संगठनात्मक राज्य की 4 मुख्य विशेषता लिखे। आंसर में लिखेंगे संगठनात्मक राज्य की निम्नलिखित विशेषता है, और या लिख सकते हैं निम्नलिखित 4 विशेषता है। एक में लिख देंगे शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों के सरकार के बीच होता है। सरकार में दोहरी शासन की व्यवस्था होती है। संविधान लिखित होता है, कठोर व सर्वोच्च होता है। मतलब संविधान जो होता है संघात्मक राज्य का, यह लिखित होता है, कठोर होता है तथा बड़ा होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होता है। तो इस प्रकार से आप इसके मतलब विशेषता को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कारगिल युद्ध के कारण बताएं। कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण बताने के लिए कह रहा है। आंसर में लिखेंगे कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऑपरेशन विजय को किस नाम से जाना जाता है, कारगिल या कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस युद्ध के कारण निम्न, यानी इस युद्ध के क्या कारण है, 2 कारण पूछा था, तो 2 कारण हमने यहाँ पे लिखा है। पहला कारण लिखा है पाक सेना तथा कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के भी नियंत्रण रेखा पर भारत की जमीन कब्जा करने की कोशिश किया था, इसलिए हुआ था। और भारत को अस्थिर करने के लिए जिहादियों द्वारा एक अभियान था जो युद्ध का कारण बना था। ठीक है, तो ये आप 2 कारण लिख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखेंगे स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। मतलब स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम ही क्या है, तो स्थानीय स्वशासन है। अर्थात स्थानीय लोग द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं का निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों क्या कह रहे हैं, नियमों एवं कानूनों का अनुरूप हो। मतलब संविधान के द्वारा जो नियम और कानून बने उसी के अनुरूप हो, लेकिन अस्थायी शासन व्यवस्था। मतलब इसमें क्या है, लोग मिल जाते हैं और लोग मिलकर क्या करते हैं, कुछ ऐसा नियम बनाते हैं जैसे जिससे हमारा समाज डेवलप हो सके। ठीक है, तो भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किससे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लेकिन ये स्थानीय स्वशासन मतलब एक संगठन के द्वारा बनाया जाता है। जैसे गांव के 4 आदमी 5 आदमी मिल गया, हमारे गांव में ये चीज़ की कमी है, तो हम मतलब कानून के दायरे में रहकर इस चीज़ को इस प्रकार से हम करके हम अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। 10वां प्रश्न देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। आगे का प्रश्न मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे का प्रश्न अगर आप हमारा नोट्स लिए होंगे तो याद करते जाइएगा। बाकी अगर आप लोगों का पेड नोट्स का वीडियो चाहिए तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे दे देने का। लेकिन पेड नोट्स का क्लास जल्दी नहीं मिलता है। अगर पेड नोट्स की जब भी क्लास आए तो पहले बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना आप विश्वास रखिए पेड नोट्स की जो मैं क्लास कराऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा और वहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, मतलब आएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए कह रहा है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार की निहित में होती है। मतलब क्या, राज्य की पूर्ण शक्ति जो होता है ये एक ही सरकार के अंदर में होता है, वह केंद्र सरकार कहलाती है। वह क्या है, तो केंद्र सरकार कहलाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी व चीन आदि देशों में है। इसमें क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश में क्या मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था चलता है। और इसमें क्या चल रहा है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है। मतलब पूरे राज्य के, मतलब पूरे देश के सारे चीज़ों का पावर किसके पास होता है, तो देश के प्रधानमंत्री के पास कैसे होती है, राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे ब्रिटेन में चलता है, फ्रांस में चलता है, जापान में चलता है, इटली, जर्मनी, चीन, ये सब में चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे हमने पॉलिटिकल साइंस के 10 MVPI MCQ कह रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न कराया, जो कि टॉप लेवल का प्रश्न था। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इस 10 प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। यदि समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आप थोड़ा इस प्रकार से समझा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लैंग्वेज में समझाने का। होता है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मुझसे भी गलती होता है, तो अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो उसको इग्नोर कीजिएगा और आप प्रश्न पे ध्यान देके स्क्रीनशॉट लेकर या इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा 10 प्रश्न का, आप लोग देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए वीडियो को ही बार बार देखकर तैयारी करने का, क्योंकि वीडियो को देख करके तैयारी कीजिएगा तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, क्योंकि सुनने और देखने से सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ याद होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।